नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी जल्दी जरा चैट में एक बार मुझे बता दो। वेलकम 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 टू दिस सेशन। क्या बोलते हो, ये कटवा लिया जाए क्या इन्हें? अब सहन नहीं हो रही है यार, बहुत गर्मी लगती है। पर जिद कर ली ना मैंने भी कि अब बाल बढ़ाऊंगा तो उस चक्कर में कटवा नहीं रहा हूं मैं भी, लेकिन बहुत गर्मी लगती है। या तो इसको कुछ व्यवस्था तो कुछ तो करना पड़ेगी। संदीप भाई ने तो भी क्या करा है, संदीप ने एकदम बढ़िया बाल धोए और इसे चिपका लिए क्या बोलते हैं, राजा बेटा बन गए संदीप भैया तो मैं भी ऐसा कर लूं क्या संदीप? धो के एकदम इसे चिपका लेता हूं पूरे हैं आ जाओ। वेलकम 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 वेलकम। सो हाउ इज इट गोइंग? क्या चल रहा है? बैकलॉग हो गई? ना कटवाएं? हाँ या ना बताओ। चलो हेयर बैंड पहन लो। वो ऐसी चोटी बनाते ना, छोटे बच्चे रहते थे जब, ऐसी वाली जो बनती थी, एक पकड़ती थी मम्मी बीच में और ऐसा करके एक जो बना देती थी, एक वो वाली बहुत बढ़िया लगती है उतने बड़ा हो जाएंगे तो एक ऊपर बना लूंगा, फाउंटेन वाली चोटी। ठीक है, साइड से। अबे साइड से कटवाएंगे फिर ऐसा वाला वो जो यूरोपियन फ्लो आता है वो कैसे आएगा? साइड से इसलिए नहीं कटवा रहा हूं मैं। साइड से कटवा लेंगे तो ये जो आज के समय में फेड और मुलेट्स वाले लड़के हैं इस यूरोपियन फ्लो को तुम नहीं जानते हो दोस्त। चलो, बादशाह कैसा है? बादशाह बढ़िया, एक नंबर। चलो आ जाओ। हाँ, फिर बाल कट जाएंगे तो फिर घोड़े पे उछलेंगे नहीं ना अब समझे तुम? दिस इज द रियल पॉइंट अगर उनमें बाउंस नहीं आएगा तो फिर मजा कैसे आएगा? चलो आ जाओ, मुझे शर्म आ रही है अब इधर आ जाओ। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की डाउट सॉल्विंग है आज अपनी। तो अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है वो डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले इधर आओ, पकड़ लें तुम्हें। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है। तो 2 चैप्टर के मैंने तुम्हें नोट्स भी दे दिए और डब्ल्यूपीपी दूसरे चैप्टर के हमें दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? तो अब डब्ल्यूपीपी दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो दूसरे चैप्टर की डब्ल्यूपीपी में कहानी क्या है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली के डब्ल्यूपीपी में आपको दे चुका था। आज इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो कितने बच्चों ने घर पे आंसर कर लिया है सॉल्व? बताओ। कितने लोगों ने इसको सॉल्व करा लिख लिख के एकदम बढ़िया से? कल मैं तेरा था। अच्छा, नहीं क्या? पिकाचू नहीं आ पा रहा है ना यार, समझ से तो हो, पिकाचू अभी नहीं आ पा रहा है उसके मामा के गांव से। नहीं क्या यार? सुनो, मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो मजाक मस्ती से हटके। जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो ऑनलाइन पढ़ने का एक नुकसान है बस, और वो एक नुकसान क्या है पता? ऑनलाइन पढ़ने का कि आपको कोई आके स्केल नहीं मारेगा, आपको कोई मुर्गा नहीं बनाएगा, आपको कोई नील डाउन नहीं करवाएगा। आपने कितना किया कितना नहीं किया ये आपसे बार बार कोई पूछने वाला भी नहीं, ना कोई चेक करने वाला है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन से मेरा मतलब यह है कि मैं आपको टेस्ट दूंगा, मैं आपके क्या बोल सकते हैं ना, एमसीक्यू टेस्ट लूंगा भी, डब्ल्यूपीपी भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, क्लासेस में अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं अपना 110% दूंगा। आपको बाबू 90% तो देना पड़ेगा। 10% की मक्कारी चलती है, ठीक है, लेकिन 90% तो आपको आपका देना पड़ेगा। अगर आप उस चीज से भागोगे, उस चीज से कतराओगे तो मजा नहीं आ पाएगा,
ठीक है, उस चीज से भागोगे, उस चीज से कतराओगे तो मजा नहीं आ पाएगा। तो वो वाले एफर्ट्स जो है ना वो डालते रहो आपके साइड से, बस वो वाले एफर्ट्स आपके साइड से डालते रहो, बाकी मिलके सब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक मूर्ख बच्चा बोल रहा है कि सर ये तो फायदा है कि आप हमें पकड़ नहीं पाओगे। फायदा नहीं है, नुकसान है। दुनिया को तो मूर्ख बना दोगे, खुद को कैसे मूर्ख बनाओगे? खुद को तो रियलिटी पता रहेगी ना कि अगर तुम टेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है बैच का। चलो तो अब डब्ल्यूपीपी नंबर 2 पे आ जाओ, डब्ल्यूपीपी नंबर 2 पे आ जाओ। तो डब्ल्यूपीपी नंबर 2 में क्या क्या था कहानी, तो यहां जैसे देखोगे डब्ल्यूपीपी नंबर 2 में क्या क्या कहानी थी। मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था पूरा, एमसीक्यूज भी थे इसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे। ठीक है, सेक्शन सी सेक्शन डी सारे क्वेश्चन। एक एक से शुरू करें तो पहला असर्शन रीजन ये था, क्या चैट में बताते चलना आंसर। असर्शन था मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री आर रिस्पांसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। असर्शन सही है क्या? असर्शन सही है, यस। अब रीजन देखो, तो रीजन क्या दिया है कि माइनिंग साइट्स आर अबेंडेड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीटेड, इट इज देयर राइट प्रैक्टिस टू सेव मनी। आप माइनिंग करते हो, माइनिंग साइट्स को खुला छोड़ देते हो, ठीक है, आप उन्हें खुला छोड़ देते हो आफ्टर एक्सकेवेशन, जिससे पैसा बच जाएगा। पैसा तो बच जाएगा लेकिन प्रकृति को नुकसान होगा ना, उसमें पानी भरेगा, वाटर लॉगिंग होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, सारी चीजें होंगी। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका सी था राइट आंसर, सी लगाया था। बताना कितने बच्चों ने क्या क्या लगाया है। दूसरा, मैच दी फॉलोइंग टर्म्स फ्रॉम कॉलम ए एंड विथ देयर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कॉलम बी। कॉलम ए में ये सारे टर्म्स दिए गए, भांगर, खादर, रिगूर, फेलोलैंड। ठीक है, कॉलम बी में क्या दिया गया, एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, एरेबल लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर अ ईयर और मोर, और कॉटन सॉइल। तो अगर आप जैसे यहां देखोगे तो भांगर क्या है ना, ओल्ड भंगार, खादर न्यू, तो ये हो गया आपका ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। ठीक है, रिगूर सी का 4, रिगूर सॉइल इज अ कॉटन सॉइल। फेलोलैंड, फेलोलैंड मतलब एरेबल लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर अ ईयर और मोर। ठीक है, तो डी का 3, डी का 3, तो इसका डी होगा राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी लगा दिया अपन ने यहां पे। अब ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, चेक करना सारे, समझ में आया ना, ये तो सिंपल सिंपल चीज था। असर्शन दिया गया, रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। रिसोर्सेज रखे रखे डेवलप नहीं हो जाएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं, तो रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। क्या असर्शन सही है? तो यस, असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है कि फॉरेन इन्वेडर्स exploited these resources through better technologies and earned wealth through this drain। ठीक है, तो असर्शन और रीजन, रीजन में दिया गया है कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने क्या क्या इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए, ठीक है, और क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी। तो अब असर्शन भी सही, रीजन भी सही लग रहा है कि फॉरेन इन्वेडर्स ने एक्सप्लॉइट किया रिसोर्सेज क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। अब ये देखो कि क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है। तो देखो, असर्शन को एक सवाल मानो 2 मिनट के लिए कि रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। तो ये सवाल अगर है तो क्या इसका ये जवाब बन रहा है कि क्यों रिसोर्सेज डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे क्योंकि जब प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंज होंगे, क्योंकि बिना उनके रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। लेकिन अब रीजन क्या कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया through better technologies and earned wealth through this drain। ये बात सही है, but this reason is not explaining the assertion ना, तो R is not the correct explanation of it। समझे? हमेशा असर्शन रीजन में ध्यान रखना है कि हमें रीजन को इसका आंसर बना के देखना है, असर्शन को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आगे आ जाओ। Which of the following is incorrectly matched? सॉइल दी गई है, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। अब आपको बताना इनकरेक्टली क्या मैच्ड है। तो इनकरेक्टली मैच में आप देखोगे तो एलुवियल सॉइल सैंड और सिल्ट होती है, रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स पे बनती है, एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, एरिड सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, सही है, सैंडी इन टेक्सचर होती है। लेटराइट सॉइल मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ठीक है, तो लावा फ्लो जो रहता है उससे लेटराइट सॉइल बनी रहती है, तो लेटराइट सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ठीक है,
क्या लेटराइट सॉइल लावा फ्लो से बनी है? नहीं, आपको पता चलेगा कि लेटराइट सॉइल जो होती है, तो लेटराइट सॉइल जो है इट इज मेड अप ऑफ इट इज नॉट मेड अप ऑफ लावा सॉइल, लावा फ्लो। लेटराइट सॉइल तो ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लीचिंग होती है, टॉप सॉइल उसका वो बह जाता है, ये वाला पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डज डस्ट फ्रॉम मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द लैंड डिग्रेडेशन? जो डस्ट होती है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जैसे माइंस जब चलती है, तो माइंस चलती हैं, तो माइंस में सीमेंट हवा में उड़ती है, डस्ट निकलता है, तो डस्ट लैंड डिग्रेडेशन कैसे करता है? तो इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, नहीं। इनहांसेस वाटर इनफिल्ट्रेशन, गलत। कॉजेस वाटर लॉगिंग, गलत। ठीक है, इट रिटार्ड्स इनफिल्ट्रेशन इनटू सॉइल। तो जैसे ये जमीन थी, मान लो अभी जमीन पे ये डस्ट पार्टिकल जो हवा में थे, डस्ट पार्टिकल उड़ के आए और ये डस्ट पार्टिकल यहाँ जमा होते चले गए, है ना, ये डस्ट पार्टिकल यहाँ जमा होते चले गए। तो अब जब बारिश होगी, तो बारिश का पानी क्या है ना, मान लो सीमेंट की डस्ट थी, तो वो बारिश का पानी नीचे एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो नीचे एब्जॉर्ब नहीं होगा। समझ में आया? वो नीचे एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्लियर है? आ जाओ, 5 में से कितने सही गए? 5 में से कितने सही गए? जल्दी बताइए। संदीप मेरे दोस्त, टेस्ट चल रहा है इसलिए नहीं हो पाया। गप्पू हाथी की आंखें बना दो सर, एक दिन ऑपरेशन करवाने ले जाऊंगा, जब उसकी आंखें चिपका के ले आऊंगा। ठीक है, 5 में से कितने हैं? सर आप आज आंसर बता दो, मैं रात में कर लूंगा। तेज चल रहा है चार्जर, शुभम नहीं आया? हाँ, चार्जर लाए हो क्या? ले आए हो ये? देख लो, जब कितनी देर लग रही है उससे पूछ लो। अभी तो है, चल जाएगा अपना काम। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता बार बार यार। 4 गए, 5 गए, 3 गए। पांच में से 4 सही गए। आयुष श्रीवास्तव कितने सही गए बेटा? पोपलू और ये दोनों है ना, अभी मामा के गांव में आएंगे जब मैं बता दूंगा। चलो अब आ जाओ डिफाइन टाइप क्वेश्चन जो थे, तो जैसे एलुवियल सॉइल पूछा जाता है अगर, तो हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम 2 पॉइंट लिखना रहेंगे। एलुवियल सॉइल क्या है? तो एक सॉइल जो हिमालयन माउंटेन रिवर्स, जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, उनके डिपोजिशनल वर्क से बनती है। ठीक है, अब क्या होता है, तो दिस सॉइल इज फाउंड अक्रॉस द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन एंड आल्सो एक्सटेंडेड इन राजस्थान, गुजरात, डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन क्षेत्रों में पाई जाती है एलुवियल सॉइल। इस सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलता है, फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, और इस पे लार्ज स्केल पे खेती की जाती है इस सॉइल में। तो सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम 2 पॉइंट्स लिख के कंप्लीट करो। ठीक है, ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल। एजेंडा 21, एजेंडा 21 में क्या है? एजेंडा 21 में जैसे अगर आप देखोगे तो 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक समिट होती है, ठीक है, अर्थ समिट। और उस अर्थ समिट का ऑब्जेक्टिव था कि हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, किस चीज से जुड़ी हुई? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इन सारी चीजों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस समिट एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ठीक है, 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमने एजेंडा 21 उठाया था। अब इस एजेंडा 21 का एम क्या था? इस एजेंडा 21 का एम था कि हम ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेस, इन सारी चीजों को कॉम्बेट कर पाए। और कैसे कर पाओगे? जब आप एक ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन इंश्योर करोगे, जब आप ये इंश्योर करोगे कि क्या बोल सकते हैं ना, रूट लेवल पे ग्राउंड वर्क पे काम हो, और तब आप इस चीज को क्या कर पाओगे? प्रॉपर तरीके से कॉम्बेट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 के आगे क्या है? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें, तो नेट सोन एरिया में जैसे अगर आप देखोगे, तो नेट सोन एरिया यानी कि वो एरिया जो कम से कम एक बार खेती की जा रही हो जिसपे। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज कल्टिवेटेड एंड सोन विद क्रॉप्स एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग एन एग्रीकल्चरल ईयर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, तो मिनिमम 2 पॉइंट तो जाएंगे। तो नेट सोन एरिया से बताता है कि कितना एक्सटेंट ऑफ लैंड जो है वो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, कितने एक्सटेंट ऑफ लैंड पे खेती की जा रही है। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया कि हायर एनसीए मतलब एनएसए मतलब हायर नॉट नेट सोन एरिया जो है वो ये दर्शाता है कि यू आर एफिशिएंटली यूजिंग द ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ लैंड। ठीक है,
और लोअर नेट जोन एरिया ये सजेस्ट करता है कि अनयूज्ड या फिर फेलो लैंड है। तो आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि एक पॉइंट तो आपने डेफिनेशन का दे दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, तो इस तरह से आपको सेकंड पॉइंट उसके कंटेक्स्ट से रिलेटेड लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन बाय विंड। ठीक है, सॉइल इरोजन बाय विंड, ये खेत है, खेत में हवा चल रही है और हवा मिट्टी को उड़ा के ले जा सकती है, तो सॉइल इरोजन बाय विंड जो है उसको बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे। विच मेथड कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन नॉन स्लोप एरियाज और प्लेन्स। जो नॉन स्लोप एरियाज और प्लेन एरियाज हैं वहां पे क्या तरीका है, और विंड से जो सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, वहां पे क्या तरीका है बताओ आपको। ठीक है, तो अब देखो क्या है, when wind blows it loses the top soil and takes away the soil cover known as wind erosion। तो हवा से इरोजन कैसे होता है, हवा चलती है और जो टॉप के लूज पार्टिकल से इनको उड़ा के ले जाती है वो। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो आपको प्रिवेंट करना है बाय प्लांटिंग ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज। अब आपने मान लो एक पेड़ लगा दिया, ठीक है, पेड़ लगाओ बिड़ू, तो आपने पेड़ लगाया तो पेड़ क्या करेगा, जड़ों से मिट्टी को पकड़ लेगा ना। तो प्लांटिंग ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज, ये वाली एक चीज होती है। शेल्टर बेल्ट्स अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे तो आपने किनोर किनोर पे पेड़ लगा दिए, किनोर किनोर पे आपने क्या करा, पेड़ लगा दिए। किनोर किनोर पे जो पेड़ लगाया तो ये शेल्टर बेल्ट्स लगाना होता है। तो शेल्टर बेल्ट्स अलोंग द फील्ड अगर आपने लगाया तो इससे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बचत हो जाएगी। फॉलोइंग आर द मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन नॉन स्लोप एरियाज। अब जैसे स्लोपी एरियाज है तो यहाँ पे तो आप कॉन्टोर प्लगिंग करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे, सब करेंगे। नॉन स्लोपी एरियाज मतलब प्लेन एरियाज, नॉन स्लोपी एरियाज मतलब प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में क्या तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, इरोजन को बचा सकते हो। तो आप क्या करोगे, बाय डिवाइडिंग द लार्ज फील्ड इनटू स्ट्रिप्स बिटवीन द क्रॉप्स। ठीक है, लार्ज फील्ड को आपने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, एक चीज हो गई है। स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो, तो आप यहाँ पे ग्रासेस ग्रो करने दोगे ताकि जिससे क्या हो, दिस वुड ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। दूसरा क्या है, प्लांटिंग ट्रीज इन अ लाइन टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, पेड़ लगा दिया आपने ताकि आप क्या बना पाओ, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, ये शेल्टर बेल्ट्स, ये भी नॉन स्लोप एरिया की तो बनेगा, पहाड़ पर थोड़ी ना शेल्टर बेल्ट बनाओगे। तो ये कुछ तरीके हैं। अब ये क्वेश्चन डालने के पीछे का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है चीज आपको वही बताना है आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू लुक इनटू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की नीड समझो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, और फिर आंसर लिखो। मैच किया, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। अब देखो एक साथ बहुत सारी सॉइल पूछ ली, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या लिखोगे। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा है, हर एक सॉइल को याद रखने कुछ तरीके हैं कि एरिया क्या है, क्रॉप क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या, कोई एक्स फैक्टर है क्या। तो उस हिसाब से ये एरिया लिख दिया, रेड एंड सॉइल कहां डेवलप होती है, ठीक है, लेटराइट सॉइल जैसे अगर आप देखोगे तो कहां डेवलप होती है, समझ में आ रहा है, मतलब उसका नेचर समझा दिया आपने, उसके अंदर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, ये कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है। तो अगर डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो कुछ बेसिस पकड़ना कॉमन, और उन कॉमन बेसिस के बेसिस पे आंसर दाग देना। ठीक है, ये सारा पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही चल रहा है अभी 3 नंबर वाले। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब ये ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड मतलब जिन क्वेश्चंस की सीमा जो है वो बंधी हुई नहीं है, ओपन क्वेश्चन से, ठीक है, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें लैंड एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाला रिसोर्स है, क्या लिखोगे इसमें। तो अब इसमें आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं कि लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी सारी एक्टिविटीज लैंड के अराउंड एसोसिएटेड होती है। उसमें आप क्या लिखोगे, तो लैंड इज नॉट ओनली अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम लैंड पे जैसे ये इनफैक्ट क्या करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सब। ये सारे पॉइंट ऐसा नहीं कि बुक से उठाए गए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे आप जैसे बताओगे तो लैंड एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का भी रिसोर्स है कि वो बढ़ नहीं सकता है, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है ना। तो अब जैसे आप देखोगे लैंड का यूटिलाइजेशन अलग अलग है कि प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं, और सारी चीजों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। नेचुरल रिसोर्सेज है एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लेन जो है तो आपको क्या है, फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करता है हैबिटेशन के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। माउंटेन्स जो है तो आपको क्या देते हैं, स्नो और ग्लेशियर, और ये पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ आप जैसे देखोगे तो प्लेटू जो है मिनरल्स के लिए जाना जाता है। तो सबका अपना अपना क्या है, सिग्निफिकेंस है।
सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। इसी इसी कंटेक्स्ट में क्या कहा गया कि लैंड एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाली नेचुरल रिसोर्स है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है बताओ। तो लैंड डिग्रेडेशन जिसे अगर हम देखें तो जमीन का खराब होना ही लैंड डिग्रेडेशन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम 5 पॉइंट जाएंगी। लेकिन अब क्वेश्चन देखो 2 हिस्सों में पूछा गया है। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लैंड डिग्रेडेशन क्या है और लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो एक पार्ट ये आ गया। अब सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो अब तो इन्हें 4 स्टेप्स पूछ रहे, तो यहां तो 4 स्टेप पता नहीं है। तो सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन को एक्सप्लेन करो कि डिक्रीज इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को ही आप लैंड डिग्रेडेशन बोलोगे, ठीक है। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में क्या लिख दोगे, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रीजिंग, माइनिंग, जो अपन ने एक एक पॉइंट लिखे, तो सारे फैक्टर्स आपने लिख दिए। अब आपने भी सेकंड पार्ट को आंसर किया क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि स्टेप्स क्या है लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने की। 4 स्टेप पूछिए तो 4 स्टेप लिखोगे कि आप पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन करो, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स वगैरह लगाओ, डिस्पोजल और डिस्चार्ज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट का, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड होना चाहिए, ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे ओवर इरिगेशन और इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये सब कुछ आ जाएगा। फाइन, आगे आ जाओ। वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एक उदाहरण के साथ बताइए कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है ना, रिसोर्स प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जुडिशियस तरीके से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हो, जिसके चलते जो क्या बोल सकते हैं ना, जो कम रिसोर्स है उस कम रिसोर्स को भी आप क्या करो, ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में यूज कर सको। तो रिसोर्स प्लानिंग का स्टार्टिंग वाला प्लान जो है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान आ रहा है, चैप्टर में पढ़ा था, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्सेज। अब इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हमें क्या है कि प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर पाए। तो व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग है, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी के चलते हमें क्या करना होगा ना कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना होगी। इसका एक एग्जांपल क्या दोगे आप, कि जैसे यहाँ पे आप देखो कि राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वाटर रिसोर्सेज ज्यादा है। तो रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका एक एग्जांपल दे दिया। अब डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेजेस बताओ। तो रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेजेस क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन में भी दिया था, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आप पता लगाते हैं कौन से रीजन में कितना रिसोर्स कहां है। डेवलपिंग अ रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान एंड मेकिंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप वो रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हो कि कितना रिसोर्स कैसे कहां से क्या एक्सट्रैक्ट करना है। और थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान, मतलब इसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान से मैच करना कि रिसोर्सेज को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेजेस है रिसोर्स प्लानिंग की, क्लियर हुआ। ये 3 स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग की, दैट इज इट, ठीक है। चलो अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, अब आ जाओ इधर हिस्ट्री वाले पार्ट पे। मैं ना तुम्हारे लिए डाउट सॉल्विंग बॉक्स बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट, समस्या, परेशानी है। पूरा अपन ने वो देख लिया है, किसी को किसी क्वेश्चन में परेशानी है, बताओ। बताइए बताइए बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लगा देता हूं चैट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो 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 नो। अब अपन जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर कहां से कहां तक, फेडरिक सूर्यो की पेंटिंग से लगा के हमने चैप्टर यहां तक पढ़ा है कि जो रिवॉल्ट ऑफ पुअर पीपल जो था वहां तक हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। रिवॉल्ट ऑफ पुअर पीपल तक, सॉरी, रिवॉल्ट ऑफ लिबरल मिडिल क्लास तक हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। डाउट सेक्शन पे जाओगे तो तुम्हें पीडीएफ दिखेगा, डाउट सेक्शन पे जाओगे तो तुम्हें पीडीएफ दिखेगा। तो आई एम पब्लिशिंग द डाउट, कंफर्म कर देता हूं। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई एम डैम श्योर, कंफर्म कर दे मेरे भाई।
अब आप इसको अपवो, ओए अरे भगवान ये क्या हो गया। अपवोट नहीं कर पा रहे हो ना तुम, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं, मैंने डबल दबा दिया। रुको यार, गड़बड़ होगी ना, 1 मिनट रुक जाओ। तो समझो क्या है, कहानी ऐसी है कि तुम्हें जिसमें डाउट हो, जैसे मान लो तुम्हें इस टॉपिक में डाउट है द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स वाले टॉपिक को आपको क्या करना है ना, अपवोट करना है। समझ में आया? रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स वाले टॉपिक को अपवोट करना है। हेलो, एक गड़बड़ हो गई यार, वो डाउट मैंने पब्लिश करा और पब्लिश करके फिर वो बंद भी हो गया, फिर से ऐड होता है पीडीएफ। हाँ, बच्चों के एंड से, मतलब उसको डिटैच करके फिर से अटैच कर दो। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अपलोड नहीं कर पा रहे होंगे ना तुम, तो वही है, सिंपल चीज है कि जैसे अरे यार कर तो पा रहे हो, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा है क्या? मान लो जैसे तुम्हें जिस चैप्टर में डाउट, मतलब जिस टॉपिक में, जैसे एज ऑफ रिवोल्यूशन में डाउट है, तो उसको अपवोट कर दिया, ठीक है। फिर मान लो क्या, फिर लिबरलिज्म वाले टॉपिक में डाउट था तो उसको अपवोट कर दिया, और जितनों में भी डाउट है ना उनको अपवोट करने के बाद में सबमिट कर देना। बोल देता हूं रहने दो मत करो, कुछ बच्चे अपवोट कर पा रहे हैं, है ना? अपवोट हो रहा है, मेरे साइड से नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है। जिनका अपवोट हो रहा है तो अपवोट करो। हो रहा है यार, कुछ बच्चों का अपवोट हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा है मतलब। नहीं, लेकिन अपवोटिंग कुछ बच्चों की हो रही है। हाँ 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 हाँ, नहीं ये लेकिन अगर ग्लिच है तो इसको फिक्स कर लेना है, मतलब समझ लेना कि जैसे कंप्लीट होने के बाद भी कुछ बच्चे अपवोट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, समझ गए ना? तो जैसे अगर अपन देखें, आप सब, मैं क्या करूंगा, फिर मैं उस टॉपिक को एक बार उठाऊंगा और उस टॉपिक से सवाल लेंगे अपन। तो अभी सबसे ऊपर जो अपवोटेड डाउट है वो कौन सा है? द एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन सबसे ऊपर अपवोटेड है। नहीं 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 नहीं, लिबरल नेशनलिज्म वाले टॉपिक ने टेक ओवर करते हुए लिबरल नेशनलिज्म फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। तो लिबरल नेशनलिज्म वाला जो टॉपिक है, पहले उसको, उस पेज को उठा लेते हैं। ये वाले टॉपिक को सबसे ज्यादा बच्चों ने अपवोट करा है। क्या डाउट है इसमें बताओ, अब चैट में मुझे बताओ, तुम्हारा अपवोट हो रहा है? सर कैन वी कॉल ग्रीक कार्डल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन? हाँ कह सकते हो, यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कह सकते हो। कुछ बच्चों का हो रहा है अपवोट, कुछ का नहीं हो रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, जो अपवोट होके पहले टॉपिक सारे उनके डाउट्स लेते हैं। इस टॉपिक में क्या डाउट है, व्हाई लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, चैट में बताओ। इसी टॉपिक से डाउट लिखना बस बाबू। इस टॉपिक में इसको अपवोट करा है, तो बताओ क्या डाउट आ रहा है इसमें। कोई डाउट है इसका, लिखो। अबे बता दो जल्दी। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मत लिखो। अब वोट सेशन एंडेड बता रहा है, मेरा भी अब वही बता रहा है। 1821 टू 1830 क्या है? जैसे 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी, ठीक है, तो लेकिन संघर्ष जो है 1821 से शुरू कर दिया था ना, वो बताया गया उसमें। मुझे ये तो बताओ, व्हाट वर दी मेन आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरल्स इन जर्मनी? वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहते थे, वो चाहते थे कि जैसे रिवॉल्ट हुआ अलग अलग जगह, पुअर पीपल ने रिवॉल्ट करे हैं तो रिपब्लिक बना है फ्रांस, तो ये चाह रहे थे कि जर्मनी में भी राजा रहे, लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले वो। ठीक है, क्लियर हुआ? रोमांटिसिज्म के एग्जाम्पल्स बचे थे, बाकी रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था आपको। मतलब कल की क्लास में रोमांटिसिज्म उठाएंगे अपन, अब जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो रोमांटिसिज्म, उसके बाद की आगे की चीजें पढ़ेंगे, है ना?
लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, मिडिल क्लास के लोग जो थे उनकी आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म। इस आइडियोलॉजी के तहत क्या है ना, आप फ्रीडम चाहते हो, फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम टू चूज द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म था और इकोनॉमिक लिबरलिज्म था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहिए थी उनको, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहिए थी, ये सारी चीजें। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या चाहिए था, स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मार्केट की फ्रीडम चाहिए थी। ये पानी पियो सब। घेर दिया पानी। चलो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर में बता दिए लिबरल्स का क्या रूल्स थे। सिंपल, लिबरल्स चाहते क्या थे, वो मिडिल क्लास के लोग थे, वो फ्रीडम चाहते थे पॉलिटिकल सेंस में और इकोनॉमिक सेंस में। ठीक है। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब यह है कि लिबरल्स ये भी चाहते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी हो, ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी कभी भी राजा कब्जा कर ले, आपकी प्रॉपर्टी पे कभी भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाए। तो वो है इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी आपकी, प्रॉपर्टी के राइट्स का वायलेशन ना हो। ठीक है, समझे, समझ में आया। और इससे क्या डाउट है, इस पहले इस टॉपिक को उठा लो, फिर अगला पेज उठाएंगे जिसमें मोस्ट अपवोटेड जो अगला पेज है। डाउट सेशन हैज एंडेड दिखा रहा है, पता नहीं इसमें कुछ ग्लिच आया। लिबरलिज्म की नीड क्यों थी उनको, देखो वो सिंपल चीज है ना, कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उन्हें ये एहसास हुआ लिबरल नेशनलिस्ट को कि अगर हमें फ्रीडम नहीं रहेगी तो हम तो मिडिल क्लास के लोग ही नहीं रह पाएंगे ना। मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास बनी वहां से थी जब उसने फ्री ट्रेड करा, फ्री ट्रेड मतलब बिना रिस्ट्रिक्शंस के, तभी तो वो एम्पावर हुए, ओवरसीज ट्रेड करा। तो ये चीज समझना होगी कि लिबरलिज्म उनके एग्जिस्टेंस की आइडियोलॉजी थी मिडिल क्लास के लोगों की। मार्केट फ्रीडम मतलब ये कि जो बाजार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। विल क्वेश्चन, सर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम सोर्स, सोर्स से क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, कभी कभी अनसीन पैसेज और ये वाला पार्ट आ जाता है, बाकी क्वेश्चन बन के आंसर पूछा जाए ऐसा नहीं आता है सोर्स से। ठीक है, क्लियर हुआ। आदिश्री क्या क्वेश्चन है बेटा, सफरेज मतलब वोटिंग राइट, और कुछ डाउट है। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि यहां से यहां तक ट्रेड होता था, यहां से यहां तक अलग रूल्स, यहां से यहां तक अलग रूल्स, यहां से यहां तक अलग रूल्स, तो उन्होंने बोला कि सारे अलग अलग रूल्स हटाओ, एक ही यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होगी। ठीक है, एक ही टेरिटरी है, उसमें एक जैसे रूल्स चलेंगे, ये यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी। फाइन, समझ में आया। क्लियर हुआ। चलो दिल ना दिया वाला गाने से समझा दो सर, वो चैप्टर 2 में समझाएंगे। इकोनॉमिक स्फीयर क्या होगा, इकोनॉमिक स्फीयर मतलब आर्थिक क्षेत्र में वो। अच्छा अगला डाउट क्या है, अपवोट कराए, अगला पेज जो है वो एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला टॉपिक अपवोट किया है, एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला टॉपिक अपवोट किया है। इसमें क्या डाउट है, इसके डाउट पूछना चालू करो चैट में। ओरिजिन ऑफ मिडिल क्लास बता दो, जब ओवरसीज ट्रेड हुआ, मतलब जब क्या हुआ, लोगों ने दूसरे देशों में जा जाके ट्रेड करना शुरू किया, तो उन्होंने पैसा कमाया, तो अब वो पुअर पीपल भी नहीं लगे लेकिन एरिस्टोक्रेट्स भी नहीं कहलाए, तो वो मिडिल क्लास कहलाए। इस चैप्टर से क्या डाउट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ 29 स्टेट्स मतलब क्या है, कि नेपोलियन ने 29 जर्मन स्टेट्स को मिला के एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था, एक ग्रुप बना दिया था, वो है ये। ठीक है सर, गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल चैप्टर इन शॉर्ट। सुनो मेरी बात मेरे लाल, फुल चैप्टर इन शॉर्ट जो ये सब कल क्लास चालू करेंगे, तो अभी तक जितना पढ़ा है, हर दिन में क्लास चालू करने से पहले एक बार शॉर्ट में फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देता ही हूं, तो निश्चिंत रहो, वो दूंगा मैं, है ना। रोमांटिक समझा दो, रोमांटिसिज्म समझा दो, रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म आ रहा है इस टॉपिक से।
गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब कि हमारी इच्छा से सरकार बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकार किसी ने भी बना दी, राजा का बेटा राजा बन गया। गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब हमारा कंसेंट मिलना चाहिए कि हमने वोट दिया है, ऐसा। हाँ, तो रोमांटिसिज्म क्या है, अगेन समझना अच्छे से, इस बार फिर से रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक यहाँ आ रहा है। तो रोमांटिसिज्म इज वेरी सिंपल टॉपिक, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक आइडियोलॉजी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें आप क्या कंसीडर कर रहे हो, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें आप ये कंसीडर कर रहे हो कि एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें कंट्री को एकजुट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट, एक कल्चरल मूवमेंट। और इस कल्चरल मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि एकजुट किया जाएगा लोगों को, नेशनलिस्ट फीलिंग एक साथ लाई जाएगी। कैसे एकजुट किया जाएगा लोगों को, नेशनलिस्ट फीलिंग एक साथ कैसे लाई जाएगी? विद द हेल्प ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स, इमोशंस, इंट्यूशंस, इन चीजों की मदद से आप क्या करते हो, एकजुट करते हो लोगों को। आप साइंस, रीजन, रैशनल इस चीज पे फोकस नहीं करते हो, यू आर जस्ट फोकसिंग अपॉन क्या है, इमोशंस एंड इंट्यूशंस, उस चीज पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये है रोमांटिक इमेजिनेशन, या फिर इसको क्या कहेंगे, रोमांटिसिज्म कहेंगे, नेशनलिस्ट, रोमांटिक नेशनलिज्म वाला पार्ट कहेंगे, ठीक है। ये एक बार और पढ़ेंगे अपन। इसके रिवीजन नोट्स कब आएंगे? जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब दूंगा ना बाबू। रिवीजन नोट्स तो तब मिलेंगे जब चैप्टर कंप्लीट होगा। क्लियर है? आया समझ में? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। और क्या डाउट है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? तो ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस लड़ रहे थे किसके लिए? ग्रीक के लिए। मतलब ग्रीस जो देश था, तो उस ग्रीस ठीक है, ग्रीस देश को, गिरीश नहीं है, देयर वाज कह सकते ना टसल हैपनिंग बिटवीन द यूरोपियंस एंड द ऑटोमन एम्पायर। और वो चाह रहे थे कि ग्रीक्स जो है, ग्रीस नेशन जो है वो आजाद हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो स्ट्रेच होती है 1821 से 1832 में। 1832 में जाके फाइनली एक एग्रीमेंट होता है, संधि होती है। उस संधि को कहा गया है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके चलते ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। गॉट इट? इसके बाद सिविक्स, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट होगा अपना। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सिविक्स उठाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर अगले हफ्ते में कंप्लीट होगा। फिर अगले हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में देन विल टेक अप दी पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, है ना? क्लियर है? ज़ोल्वरिन में ही ट्रेड होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेड ज़ोल्वरिन से बाहर भी कर सकते, लेकिन जो आपने एक क्या बोल सकते हैं ना, यूनिफाइड टेरिटरी बना दी, इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी ज़ोल्वरिन बना दी, तो उसके अंदर आपस में ट्रेड करने में टैक्स वैक्स नहीं लगेंगे, ऐसा समझ गए? क्लियर है? नीदरलैंड की क्या पिक्चर है सर? मैं बता रहा हूं बेटा, इधर नीदरलैंड की क्या पिक्चर है। जैसे मैंने बताया था आपको, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, तो जैसे फ्रांस के आजू बाजू में बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेट्स सेटअप किए थे ना, तो एक फ्रांस के नॉर्थ में एक स्टेट सेटअप किया था जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में भी प्रोटेस्ट होता है, और प्रोटेस्ट होने के बाद में इस नीदरलैंड की किंगडम से एक टेरिटरी बाहर निकल के आती है, और ये जो टेरिटरी बाहर निकल के आती है तो वो बनती है बेल्जियम, ठीक है, ये बनता है बेल्जियम। तो ये था कि एज ऑफ रेवोल्यूशन में जो व्हेन फ्रांस नीदर रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड बोला है ना, कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो उसको देखते देखते और भी जगह अलग अलग तरह से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। क्लियर है? आ जाओ। इसके बाद में अगला पेज क्या, इसमें और कोई डाउट है क्या? इसके बाद में अगला पेज है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 वाला टॉपिक। न्यू कंजर्वेटिज्म, ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक में क्या डाउट है? इस टॉपिक में क्या डाउट है बाबू, बताओ। ज़ोल्वरिन क्या है? अच्छा, इस टॉपिक में आ जाएगा। चलो ज़ोल्वरिन देखो क्या हुआ बाबू, मैं आपको बताता हूं। 1834 में
आप देख रहे हैं कि जैसे ये यहां टैक्स लगता है, यहां से यहां जाने में टैक्स लगता है, यहां से यहां जाने में टैक्स लगता है, यहां से यहां जाने में टैक्स लगता है। ठीक है, तो प्रूशिया जो कि एक एम्पायर था, तो प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया और प्रूशियन इनिशिएटिव पे नंबर ऑफ टेरिटरीज को जोड़ के उन्होंने क्या किया, अंदर के जो ट्रेड बैरियर्स थे, वो ट्रेड बैरियर्स टैक्स वैक्स जो लगता था अंदर, उसको सबको रिमूव करके एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई। और इस यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी के चलते क्या है कि सारे इंटरनल टैक्स, कस्टम बैरियर्स वगैरह ये सब रिमूव करके एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई, जिसके अंदर लोगों को आपस में ट्रेड करने में आसानी होती थी। और इसी को कहा गया क्या, इसी को कहा गया ज़ोल्वरिन। ठीक है, ये था ज़ोल्वरिन, जहां पे नंबर ऑफ करेंसीज 30 से रिड्यूस करके 2 कर दी गई थी। ठीक है, ताकि लोगों को ट्रेड करने में आसानी रहे। आ जाओ सर, बादशाह की कहानी। अबे बादशाह की क्या कहानी सुना दो, इधर पढ़ो चुपचाप। दो दोस्त थे मेरे, एक बादशाह और एक कल्याण है। ठीक है, तो कल्याण थोड़ा सा क्या है ना, एग्रेसिव है, तो कल्याण के ऊपर राइड करना इज वेरी डिफिकल्ट, कल्याण पटक देता है। और दूसरा है बादशाह, तो बादशाह इज सॉफ्ट, तो वो चलता है इजी। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मतलब अगला इस न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 वाले में अगला क्वेश्चन क्या है। पानी पूरी कब खिल, अबे पढ़े जा नहीं रहा, बात सारी करवा लो इनसे, पानी पूरी कब खिलाओगे। चलो नेक्स्ट, कंजर्वेटिव्स ने बोनापार्ट को कैसे हराया, घेर के मारा था सबने। तो जो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन थे, ये कंजर्वेटिव्स थे। इन्हें लग रहा था कि नेपोलियन हमारे घर में भी आके एक दिन हमें भी हराएगा, तो इट्स बेटर कि नेपोलियन हमारे घर में आए इससे पहले हम नेपोलियन को घेर लेते हैं। तो बैटल ऑफ लेप्जिग जो हुई थी, वहां पे क्या है ना, बैटल ऑफ वाटरलू में अल्टीमेटली नेपोलियन हारा था। तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया जाता इन कंजर्वेटिव कंट्रीज के द्वारा मिलकर। ठीक है, आ गया समझ में। आज क्लास जल्दी ओवर कर दो प्लीज, दैट्स इट फॉर नाउ सर। और पहले डाउट बता दो, भूले तो नहीं हो ना। देखो मेन चीज यही है कि आज आप जो क्लास में पढ़ते हो ना, अब जैसे कल अपन आगे जो क्लास में पढ़ेंगे, कल अपनी क्लास या मंडे को होगी ना अपनी क्लास, तो जो क्लास में पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद में, उस चीज को पढ़ने के बाद में आप जाके एक बार रिवाइज जरूर करा करो घर पे। ठीक है, मतलब घर पे इसलिए तो पढ़ते हो, घर पे और क्या जाना है, तो उसको रिवाइज जरूर करना है हमें, क्योंकि हम जब रिवीजन करते हैं तो हमें वो चीजें एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं कंसेप्ट, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आ जाओ, और कोई डाउट। बेल्जियम समझा तो दिया, अभी बेल्जियम हो गया। ड्यूक मेटरनिक कौन थे, तो जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, कंजर्वेटिव्स ने जब हरा दिया, हराने के बाद में वो आपस में बैठते मीटिंग करते, तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती कहां पे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के भी राजा थे, ऑस्ट्रिया के राजा ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक ने ही उस मीटिंग को हेड किया था, और ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया, उस मीटिंग को लीड करते हुए ड्यूक मेटरनिक ने वो अपना ये प्रपोजल रखा था कि हम ट्रीटी ऑफ वियना साइन करेंगे। तो ड्यूक मेटरनिक बहुत ही प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, ट्रीटी ऑफ वियना को हेड किया था। ठीक है, बताओ। जल्दी बताओ। ट्रीटी ऑफ वियना, जो कंजर्वेटिव्स ने जो अपना ऑर्डर सेटअप करना था ना, तो उसके लिए एग्रीमेंट किया था, जिसमें सबसे पहला मेन इंटेंशन ये था कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लाया, उन चेंजेस को अंडू करना। तुम तो यार क्या करते हो ना, तुम टॉपिक ही पूरा फिर से पूछते हो। डाउट सॉल्विंग क्लास का मतलब ये होता है कि ये इस टॉपिक में डाउट क्या है, तो स्पेसिफिक डाउट लिखो तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ ये डाउट रह गया। टॉपिक पूरा पूछना मतलब क्या है कि उस दिन क्लास में सो रहे थे। वाह 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 वाह। सर डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं?
अगर तुम एक आंसर भी ईमानदारी से रोज लिख रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो डेली कम से कम एक आंसर तो लिखो, ठीक है? क्लियर हुआ? फाइन। अगला अगला पेज कौन सा है? अगला पेज हो गया आपका न्यू कंजर्वेटिज्म हो गया, एज ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला पेज है। हाँ आ जाओ, मैं बता रहा हूं, देखो इसमें है ना कंफ्यूज होना ही नहीं तुम्हें। ये वाला जो पहला पैराग्राफ है ना इसका पूरा बुक का, इसको तुम अगर इग्नोर भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस सेट करने के लिए पूछा गया है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? इस टॉपिक से, पूरे टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस सेट करने के लिए पूछा गया है। क्लियर हुआ? मासी के घर जा सकते हैं सर ब्रेक में? हाँ, गर्मी की छुट्टी देंगे, जब मामा के यहाँ जाना, घूमना, सब मस्ती करना, तो मिलेगा मौका तुम्हें, चिंता ना करो। क्लियर? इस टॉपिक से क्या डाउट है? नेपोलियन हार गया था, मृत्यु हो गई थी। इस टॉपिक से क्या डाउट है पूछो। जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, जगह का नाम है। जून में छुट्टी होगी तुम्हारी, जून में तुम्हें समर वेकेशन मिलेंगे, एक हफ्ते का 10 दिन की छुट्टियां मिलेगी, बढ़िया, ठीक है? आ जाओ। इस टॉपिक में अबे समर वेकेशंस मत पूछो, ये पूछो कि क्या है। ये वाला पार्ट समझा दो, देखो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, तो इसमें यह बोला गया कि यूरोप कोई कंट्री थोड़ी ना है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है। अब आप कॉन्टिनेंट के अंदर लोगों के अंदर एकजुटता कैसे लाओगे, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां पे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग तरह से रहते थे, ठीक है? ऑफन पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वो, ये सारा सब कुछ, ठीक। तो अब जब अलग अलग भाषा, अलग अलग ये सब बोलने वाले लोग रहते थे यूरोप में, तो इन लोगों के अंदर, और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो हैब्सबर्ग एम्पायर के एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि डिफरेंट पीपल आर देयर, सब अलग अलग भाषा, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके बीच में यूनिटी कैसे आएगी? तो यूनिटी आने के लिए हमने समाज को समझना शुरू किया था। तो हमने देखा था एरिस्टोक्रेट्स हैं जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, फिर हमने देखा था कि मिडिल क्लास के लोग थे, ऐसे, ठीक है? गुजिपी मजीनी ने, गुजिपी मजीनी वाज अ रेवोल्यूशनरी। उन्होंने क्या किया था? रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई थी, और उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली, यंग यूरोप, जिनके थ्रू क्या चाहते थे, जो मोनार्कीज स्टैब्लिश हुई थी, उन मोनार्कीज को खत्म करना चाहते थे। तो ये था गुजिपी मजीनी। क्लियर है? 1830 से 1848 के बीच में अलग अलग जगह रिवॉल्ट हुआ है, रेवोल्यूशन हुए, इसीलिए उसको एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया। क्लियर हुआ? विंटर वेकेशंस भी, अरे यार मान जाओ यार, अभी तो गर्मी चल रही है, ये तुम्हारा बैच कंप्लीट होगा, उसके बाद में फिर अगला अभय बैच आता है, तो उसके बीच में गैप रहेगा, तब विंटर वेकेशंस बनाना, ठीक है? चलो, इस टॉपिक से क्या डाउट है? एरिस्टोक्रेट्स और कंजर्वेटिव सेम लोग थे। कंजर्वेटिज्म इज एन आइडियोलॉजी, और एरिस्टोक्रेट्स वही लोग हैं जो कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, और उस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोगों को ही आप क्या बोल सकते हो? कंजर्वेटिव्स बोल सकते हो। तो मोर और लेस पीपल आर गोइंग टू बी द सेम, एरिस्टोक्रेट्स ही कंजर्वेटिव्स हैं। यस, गुड, वेरी गुड, ऐसे ही कनेक्ट करना है बस चीजें। बेबी यू आर नॉट, अरे बताऊं तुझे, बेबी यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन, ऐसा मारूंगा ना बाबा बन जाओगे यहाँ।
चलो, स्टेट पावर का मतलब होता है, हाँ एक बच्चा बोल रहा सर स्टेट पावर बता दो, मैं 1 घंटे से पूछ रहा हूं। मतलब जो उस समय का राजा है, राजा की जो सरकार है, या फिर मान लो मतलब स्टेट पावर है ना, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है तो जो किंग है उसकी जो पावर है वो स्टेट पावर कहलाएगी। समझे? क्लियर हुआ? व्हाट वर द मेन आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरल्स इन जर्मनी? मैंने ये बता दिया बाबू, इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है अद्यांत शर्मा। स्टार्टिंग में दिया था कि लिबरल्स जो थे जर्मनी में 1848 में, वो ये चाहते थे कि उनके जो राजा है उसके पास में अनचेक्ड पावर ना रहे, राजा के ऊपर क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सके, राजा की पावर को चेक किया जा सके, ये पूछा जा सके कि क्या कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना चाहिए। वो कुल मिला के राजा की पावर्स को लिमिट करना चाहते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? 9 बजते नहीं, छुट्टी छुट्टी चिल्लाने लगते हैं। एलए क्या होता है? एलए ना कपड़े को मेजर करने का एक यूनिट है, जैसे आज सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है ना, वैसा। और वो हर एक टेरिटरी में अलग अलग होता था। ठीक है, क्लियर हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन जो था, तो जुलाई रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ था, फ्रांस में लोगों ने राजा जो था 1815 में, जो राजा बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई थी, उस बॉर्बन डायनेस्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया था। लुई फिलिप को हेड ऑफ द स्टेट बनाया था, लेकिन वो लुई फिलिप क्या रहेगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ये था। ठीक है, चलो, एल ए नहीं है, ई एल ए, ये वाला। चलो ठीक है, तो दोस्तों आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। कल अपन रोमांटिसिज्म का जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब नेक्स्ट क्लास में, उसको करने के बाद में चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। WPP हो गई सॉल्व, दोनों चैप्टर का अपना सब कंप्लीट नोट्स वोट्स, इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर इस चैप्टर के नोट्स दूंगा, WPP दूंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, जाओ बाओ, गुलू गुलू कर दो।